चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज हम बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण। इससे पहले हमने 4 जो लेक्चर थे उनमें हमने यूरोपीय आगमन को देखा, उसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण कैसे होता है। तो बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण मुख्यतः दो उससे हुआ, क्या बोलते हैं, घटनाओं के बाद। सबसे पहले प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध, ठीक है। लेकिन प्लासी और बक्सर के युद्ध की परिस्थितियां कैसे बनी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अंग्रेजों ने बंगाल पर ही नियंत्रण करना क्यों चाहा, दूसरी चीज। और तीसरी चीज कि बंगाल पर इतनी जल्दी नियंत्रण हो कैसे गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बंगाल पर नियंत्रण क्यों किया। तो बंगाल एक विशाल क्षेत्र था, मतलब बंगाल का मतलब आज का बंगाल मत समझिए। बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा का ये संयुक्त क्षेत्र था, मतलब भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक था बंगाल का क्षेत्र। तो पहली चीज तो ब्रिटिश इतने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाह रहे थे। दूसरा, बंगाल में क्या था, जो बंगाल की उपजाऊ भूमि, मतलब क्या था, गंगा यमुना का दोआब या जो नदियों का जो बहाव था वो पूरा हम बोल सकते हैं उत्तर के मैदान से होकर जा रहा था, ये पूरे इस तरीके से। तो ये पूरा जो क्षेत्र था ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, ज्यादा से ज्यादा लगान प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा कर वसूली करना। और कर की वसूली करेंगे कैसे, जब भाई किसान खेती करेगा, क्योंकि उस समय एक ही मात्र कर की वसूली का साधन था, वो था क्या बोलते हैं, खेती। खेती से जो किसान जो खेती करते तो उन्हीं पर कर लगान करके अंग्रेज अपना लाभ सुनिश्चित करते थे। इसी तरीके से आपसी संघर्ष चल रहा था बंगाल में। क्या था, आपसी संघर्ष था, जो आपस के नवाब थे उनके बीच संघर्ष था, उसको हम समझेंगे। अच्छा, दक्षिण में क्या स्थिति थी, देखिए दक्षिण की स्थिति आप मैप से समझिए कि जो पूरब के क्षेत्र था ये कर्नाटक क्षेत्र था। यहां पर एक तरफ तो ब्रिटिश का नियंत्रण था और यही पौंडीचेरी था, वहां फ्रांसीसी नियंत्रण था। फिर इस साइड अगर अपन गए तो ये त्रावणकोर ब्रिटिश का नियंत्रण था। लेकिन मैसूर जो क्षेत्र था, मैसूर जो क्षेत्र था ये फ्रांसीसियों के करीब था, इसी के ऊपर निजाम था और यहाँ पर मराठा थे। तो यहाँ क्या था, स्थिति बड़ी जटिल थी। तो अंग्रेजों को ये लगा कि सबसे पहले हम ऐसे क्षेत्र पर नियंत्रण करेंगे जहाँ स्थिति नाजुक है, या बोल सकते हैं हल्की है, या वहां नियंत्रण करना आसान है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बंगाल जो था मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था। अब इसको हम जब मध्यकाल में मुगल साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे उस समय बताएंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इसका फंडामेंटल समझना है कि बंगाल क्या था, मुगल साम्राज्य का प्रांत था। और बंगाल में 2 व्यवस्था थी, क्या थी, एक तो सूबेदारी और दूसरी दीवानी। तो जो सूबेदार का पद होता था वो राज्य प्रमुख होता था, मतलब राज्य का हम बोल सकते हैं सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति था वो सूबेदार था। एक राज्य का सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति था वो सूबेदार था। और सूबेदार जो था वो कौन नियुक्त करता था, मुगल सम्राट। और मुगल सम्राट के भी वो परिवार का कोई नजदीकी या परिवार का सदस्य सूबेदार होता था। उस समय सूबेदार था अजीमुशान। जब हम ये घटनाक्रम जो पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, अजीमुशान जो था ये शायद फर्रुखसियर का पुत्र था। इसको नियुक्त किया था औरंगजेब ने 1700 में। ये 1700 में औरंगजेब ने अजीमुशान को नियुक्त किया था बंगाल का सूबेदार। अच्छा, ये क्या थे, जो बंगाल के जो सूबेदार थे ये मुगल सम्राट से संबंधित थे। तो ये रहते दिल्ली थे और मतलब यहीं से अपना देख करते थे, भोग विलास की जिंदगी जीते थे। तो ये ज्यादातर बंगाल में रहते नहीं थे, बस एक नाम के लिए सूबेदार था। इसी के साथ दूसरा पद था दीवान का मतलब था कि जो वित्तीय मामलों के में जो वित्तीय मामलों का प्रमुख होता था वह दीवान कहलाता था। तो इसके समय में जब ये अजीमुशान सूबेदार था, इसके समय में मुर्शीद कुली खां यहाँ का दीवान नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां यहाँ का दीवान नियुक्त किया गया और मुर्शीद कुली खां ही बंगाल का अंतिम दीवान था। मुर्शीद कुली खां ही बंगाल का अंतिम दीवान था। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहां से वंशानुगत शासन बंगाल के नवाबों का स्टार्ट हुआ। भाई यहाँ औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट कमजोर पड़ जाता है और यहाँ पर ये स्वयं को
यहाँ का परमानेंट या वंशानुगत मतलब स्वयं को यहाँ का शासक घोषित कर लेते हैं, और राज्य जो सूबेदार का पद है वह भी शक्तियां ये खुद को मतलब सूबेदार की शक्तियां भी खुद में अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, यहां से ये मुगल सम्राट की स्थिति डाउन होती चली जाती है और ये शासन धीरे धीरे बढ़ता है। तो मुर्शीद कुली खां जब शासन बनता है तो क्वेश्चन यहां से हमेशा आएगा कि बंगाल का अंतिम जो मतलब सूबेदार था या दीवान था जो मुगल सम्राट से नियुक्त हुआ, तो मुर्शीद कुली खां, मतलब मुर्शीद कुली खां के बाद कोई भी मुगल दरबार से संचालित नहीं था, क्योंकि यहां से क्या हो गया, वंशानुगत शासन की स्थापना हुई। और फिर मुर्शीद कुली खां जब शासक बनता है, अब यहां तक की स्थिति तो समझ गए। अब इसके बाद ही मुर्शीद कुली खां का शासन खत्म होता है, फिर अलीवर्दी खां शासक बनता है। बंगाल का अगला शासक बनता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो था, इसने क्या किया, सबसे पहले तो इसका एक पॉइंट अगर आप नोट करेंगे कि जो मुगलों को पेंशन दी जाती थी यहाँ के नवाब के द्वारा, वह पेंशन अलीवर्दी खां ने बंद कर दी। तो अगला ही क्वेश्चन बनता है कि किस बंगाल के नवाब ने मुगलों को दी जाने वाली जो पेंशन थी उसको बंद कर दिया, तो अलीवर्दी खां ने। पहले ही क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर होता है। फिर अलीवर्दी खां अंग्रेजों को मधुमक्खी के समान समझता था और कहता था कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, अगर इनको छेड़ोगे नहीं तो ये शहद देंगे, और अगर आपने इनको छेड़ा तो ये काट काट कर मार देंगे। क्योंकि अलीवर्दी खां ने दक्षिण की स्थिति को समझा था कि दक्षिण में अंग्रेजों ने किस तरीके से नियंत्रण स्थापित करे थे, किस तरीके से संघर्ष किया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये मुगलों की पेंशन हो गई, अंग्रेजों का। हाँ, यहां पर अलीवर्दी खां का एक पॉइंट और हम भूल गए, वो कर रहे हैं। अलीवर्दी खां के समय मराठों का आक्रमण होता है बंगाल पर, और बंगाल के जो नवाब रहते हैं अलीवर्दी खां, ये चौथ देने का वादा करते हैं। चौथ क्या होता है, मराठा, अभी हम मराठा आक्रमण या मराठा के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। चौथ एक प्रकार का कर दिया जाता था, मतलब मराठा क्या होते थे, जिन क्षेत्रों पर मराठों ने आक्रमण किया और आक्रमण के बाद उन क्षेत्रों से संधि करी जाती थी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन सुरक्षा के बदले आपको हमें कर देना होगा, उसी को चौथ कहा जाता था। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आगे बात करी जाएगी। अब अलीवर्दी खां की 4 पुत्रियां होती हैं, पुत्र नहीं होता। उनमें से एक पुत्री थी घसीटी बेगम और 3 और पुत्रियां। तो घसीटी बेगम क्या चाहती है कि मैं शासक बनूं, लेकिन जो अन्य जो पुत्री होती है उसका पुत्र होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला खुद शासक बन जाता है। अब समझिए, यहां से ये स्थिति समझ में आ जाएगी आपको कि घसीटी बेगम कह रही है कि मैं शासक बनूं, और अलीवर्दी खां का लड़की मतलब अगली पुत्री का जो पुत्र है वह खुद शासक बन जाता है। तो यहां से इन दोनों के बीच क्या स्टार्ट होगा, संघर्ष स्टार्ट होगा। अब संघर्ष जब स्टार्ट होगा तो ब्रिटिश यही समझ जाते हैं कि नवाबों में आपसी संघर्ष चल रहा है। ये देखिए, हमने ये पॉइंट यहां लिखा था, आपसी संघर्ष। यहां से नवाबों में क्या आपसी संघर्ष चल रहा है, तो ब्रिटिश क्या करेंगे, नवाब के जो विरुद्ध है, तो नवाब के विरुद्ध कौन थे, घसीटी बेगम और एक शौकत अली जंग भी थे जो नवाब के विरुद्ध थे। ये क्या करते हैं, अंग्रेजों का संरक्षण पा लेते हैं। अंग्रेजों का उद्देश्य सिर्फ अपना आर्थिक लाभ कमाना है, इसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या अंग्रेजों का संरक्षण पा लेते हैं, तो तनाव होता है। इसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला जो होता है कलकत्ता पर नियंत्रण कर लेता है। कलकत्ता को फोर्ट विलियम कहा जाता है, कलकत्ता पर नियंत्रण कर लेता है। क्यों, क्योंकि यहां पर सिराजुद्दौला को दिमाग खराब होता है क्या कि यार तुम हमारे परिवार में अगर आपसी संघर्ष चल रहा है तो तुम बीच में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो। और अंग्रेज ये चीज यहाँ पर क्या दक्षिण में कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप कर कर आर्थिक लाभ कमाने की नीति अंग्रेज अपना रहे थे। तो यहां पर भी उन्होंने क्या कहा कि हम राजनीतिक हस्तक्षेप कर कर ही आर्थिक लाभ कमाएंगे। तो इसके विरुद्ध क्या होता है, जब नवाब कलकत्ता पर नियंत्रण कर लेता है और उसका नाम अलीनगर रख लेता है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, क्लाइव को मद्रास से बुलाते हैं और मद्रास से सेना जाती है कहां, बंगाल। और बंगाल जब सेना जाती है तो क्लाइव क्या करता है, बंगाल वो जो मद्रास पर नवाब का नियंत्रण होता है, और क्लाइव उस नियंत्रण को समाप्त करके स्वयं नियंत्रण स्थापित करता है। मतलब अंग्रेजों का पुनः बंगाल पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है,
अब यहां से आप देखेंगे कि जब क्लाइव आ गया, फिर अलीनगर की संधि होती है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, प्लासी युद्ध से पहले ही संधि होती है अलीनगर की क्लाइव के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। और इस संधि में क्या होता है कि भाई जो सुविधाएं अंग्रेजों को मुगलों ने दी थी वह सुविधाएं नवाब देगा, क्योंकि बंगाल था तो मुगल प्रांत ना, तो बंगाल पर जब शुरू में व्यापार करने के लिए जो अंग्रेजों ने अनुमति मांगी थी मुगल, उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, वह सुविधाएं नवाब देगा। दूसरा, बंगाल बिहार उड़ीसा में मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार मतलब कर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं रहेगा और अंग्रेज व्यापार करेंगे। ठीक है। तीसरा, अंग्रेज सिक्के डाल सकते हैं यहां पर, मतलब अब देखिए यहां पर इस संधि में क्या हो रहा है, अंग्रेज अपनी करेंसी भी यहां पर चालू कर सकते हैं और मुक्त व्यापार बंगाल बिहार उड़ीसा पे, और साथ में जो सुविधाएं जो अधिकार मुगलों ने दिए थे वे अधिकार देंगे। यहां ये संधि अगले प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि बन जाती। कैसे बनती है, जब यहां पर ये चीजें अंग्रेज इतना हस्तक्षेप कर रहे हैं तो नवाब और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हो रहा है, होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो फिर क्या होता है, प्लासी का युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। प्लासी क्या है, पश्चिम बंगाल की एक जगह है भागीरथी नदी के तट पर। ठीक है, प्लासी के बारे में इससे ज्यादा, नदिया जिला है, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ेंगे, नदिया जिला लिख दें, नदिया जिला, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। ठीक है। अब प्लासी का जो युद्ध था, ये डेट याद रखना, 23 जून 1757। यहां से क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है क्योंकि ये पहला ऐसा मौका था जब अंग्रेज स्पष्ट रूप से राजनीति हस्तक्षेप या संघर्ष कर आर्थिक लाभ कमाना चाह रहे थे। ठीक है। यहां जब स्थिति अंग्रेज समझते हैं कि नवाब की स्थिति कमजोर है, तो प्लासी का जो युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। तो युद्ध में एक तरफ नवाब रहते हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज। नवाब की तरफ से कौन था, सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के साथ और कौन रहता है, मीर जाफर रहता है उस समय का सेना प्रमुख, और मीर जाफर के साथ मणिक चंद, अमीर चंद, इस तरीके के और लोग रहते हैं। अमीर चंद वहां के सिख पूंजीपति होते हैं, मणिक चंद उद्योगपति होते हैं, और अंग्रेजों की सेना क्लाइव के नेतृत्व में। तो होता क्या है कि शुरुआती जो चरण रहता है उसमें ऐसा लगता है कि नवाब भारी पड़ रहा है, क्योंकि नवाब पे विशाल सेना थी, अनुभव था। तो अंग्रेज यहां पर क्या कूटनीतिक तरीके से क्या करते हैं कि ये जो मीर जाफर रहता है, जो सैन्य प्रमुख, इसको अपनी साइड में ला लेते हैं। यहां से स्थिति बदल जाती है। शुरुआत में नवाब का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन जब सेना का प्रमुख ही और इसको लालच देते हैं कि हम तुमको बंगाल का नवाब बनाएंगे, तो कोई भी सेना नायक है, अगर वह थोड़ा सा महत्वाकांक्षी है, उस समय का दौर था, तो उस समय के दौर में कोई नैतिकता और इस तरीके की कोई बात, मतलब कोई विचार नहीं थे। तो होता क्या है, मीर जाफर यहाँ पर लालच ले लेता है और अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, और यहाँ पर संघर्ष होता है, और अंत में नवाब पराजित हो जाते हैं। यहाँ प्लासी का जो युद्ध होता है, इस पर कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि एम पडिक्कर वगैरह जो इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने अपने आर्थिक लाभों की पूर्ति के लिए अपने देश को ही बेच दिया। कहने का मतलब यह है कि इन लोगों को नवाब का साथ देना चाहिए था, परंतु ये अपने आर्थिक लाभ के लिए अंग्रेजों के साथ हो गए, और यहां से अंग्रेजों की जो भूमिका होती है इस देश में, वो बढ़ने के अगले कदम में अंग्रेज पहुंच जाते हैं, और अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा होती है वो बढ़ती जाती है, जिसको अब आगे हम देखेंगे। अब होता क्या है कि जब नवाब हार जाते हैं, मीर जाफर यहां पर क्या बनता है, अगला नवाब बनता है। तो मीर जाफर जो नवाब बनता है, तो अंग्रेज इसे नवाब बनाते ही इसलिए है ताकि वह अपना आर्थिक लाभ सुनिश्चित कर सके, इसीलिए यहां पर इसे कठपुतली नवाब कहा जाता है। तो मीर जाफर को कठपुतली नवाब कहा जाता है। मीर जाफर से ये अंग्रेज जो होते हैं काफी मतलब बोल सकते हैं धन मांगते हैं, परगना क्षेत्र मांगते हैं, मतलब जो नवाब रहता है उसके जो वित्तीय मामले, आर्थिक मामले, सामाजिक मामले, राजनीतिक मामलों में अंग्रेज जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं। तो मीर जाफर भी इसमें क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है।
इस समय मीर जाफर क्या करता है, डचों से मिल जाता है और डचों से कहता है कि हम अपन मिलकर अंग्रेजों से संघर्ष करेंगे और फिर आपको जो अधिकार हमने अंग्रेजों को दिए हैं वे अधिकार हम आपको देंगे। ये बात पता चल जाती है अंग्रेजों को। तो अंग्रेज क्या करते हैं, पहले डचों से निपटते हैं वेदरा की युद्ध में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा बता दें। 1759 में वेदरा का युद्ध होता है जिसमें डचों की पराजय हो जाती है और डच पूर्णतः भारत से समाप्त हो जाते हैं। यहां पर आप समझिए मीर जाफर क्या कर रहा है, डचों से सहायता ले रहा है। क्यों ले रहा है, ताकि अंग्रेजों से परेशान हो गया है काफी। अंग्रेज हर जगह हस्तक्षेप करते हैं कि वह नवाब नाम मात्र का रहता है, ठीक है। तो डचों से संधि कर क्या करता है, अंग्रेजों को पराजित करने की योजना बनाता है। अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेजों को यह बात पता चल जाती है और अंग्रेज डचों से मिलकर मतलब डचों के साथ संघर्ष कर बेदरा युद्ध में उन्हें हरा देते हैं और मीर जाफर से कहते हैं कि तुम्हारा काम अब खत्म, क्योंकि तुम हमारा साथ नहीं दे रहे, तुमको हमने राजगद्दी दी लेकिन तुम हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो। तो फिर अगला नवाब बनाते हैं ये मीर कासिम को। अब यहां फिर टर्निंग पॉइंट देखिए आप, मीर कासिम को कठपुतली नवाब बना देते हैं। मीर कासिम के साथ भी ये इसी तरीके का हस्तक्षेप करते हैं, मतलब राजनीतिक आर्थिक मामलों में, ठीक है। जब मीर कासिम को ये नवाब बनाते हैं तो मीर कासिम क्या होता है, थोड़ा सा होशियार होता है। वे अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित कर देता है। पहली चीज, अंग्रेज उस समय क्या कर रहे थे, अंग्रेजों को जो मुक्त व्यापार मिला था उसका अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे, ठीक है। इसका दुरुपयोग कर रहे थे, यह बात मीर कासिम को अच्छे से पता थी। तो मीर कासिम क्या करता है, सभी को मुक्त व्यापार के लिए वो कर देता है, क्या बोलते हैं हम, सभी के लिए मुक्त व्यापार की नीति लागू करता है, मतलब अंग्रेज नहीं सभी के लिए। यहां से अंग्रेज फिर चिढ़ जाते हैं कि भाई तुमको हमने शासक बनाया है ताकि हमारा आर्थिक लाभ पूरा हो सके, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, सभी को मुक्त व्यापार दे दिया, मतलब सभी को यह अधिकार दे दिया कि मुक्त व्यापार करें। तो यहां पर अंग्रेजों और इनके बीच फिर संघर्ष होता है। अच्छा, मीर कासिम इसके साथ ही क्या करता है, जो गद्दार लोग होते हैं उनको मीर कासिम मौत के घाट उतार देता है। अंग्रेज यहां से भी चिढ़ते हैं कि मतलब जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे नवाब के उसमें, उन सबको मीर कासिम क्या कर देता है, खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। क्योंकि मीर कासिम अंग्रेजों की मंशा को अच्छे से समझता है, लेकिन अंग्रेज इस चीज को, ये पूरी गतिविधियों को अच्छे से देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि मीर कासिम की इच्छा क्या है। तो जब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच तनाव होता है तो स्वाभाविक बात है अंग्रेज यहां पर भी जीतते हैं और मीर कासिम यहां से भगता है। और मीर कासिम यहां से भगकर कहां पहुंचता है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास, फिर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास जब पहुंचा, फिर बंगाल की गद्दी पर अंग्रेज किसको बैठा देंगे, मीर जाफर को फिर बुला लिया। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, मीर कासिम बंगाल के नवाब के पास भाग के, अवध के नवाब के पास, सॉरी बंगाल का बोला मैंने, अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास पहुंचता है और यहां पर बंगाल की गद्दी पर फिर कौन बैठ जाता है, मीर जाफर पुनः बैठ जाता है। तो सिराजुद्दौला के पास जब बैठता है मीर कासिम, जो अवध के नवाब होते हैं, तो वहां पहले ही से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बैठे होते हैं। वो कहते हैं भाई तुम कैसे, कि हमारी भी स्थिति ऐसी है, और ये भी बोलते हैं हमारी भी स्थिति ऐसी है। तो ये तीनों मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की रणनीति बनाते हैं। ये तीनों मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की रणनीति बनाते हैं। अच्छा, इस समय जब ये स्थिति मीर कासिम की स्थिति होती है, इस समय क्लाइव चला जाता है लंदन, ठीक है। क्लाइव लंदन चला जाता है, कुछ समय के लिए वेंची हार्ट और हॉलवेल गवर्नर बनता है बंगाल का, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं था तो बताया नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, ये प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि ने ही बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। प्लासी के युद्ध की जो परिस्थितियां थी, इन्होंने बक्सर के युद्ध की परिस्थितियां तैयार कर दी। कैसे, एक तरफ अवध और बंगाल का नवाब जो भगोड़ा नवाब था और मुगल सम्राट, दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो और बंगाल का जो नवाब था, वास्तविक नवाब था मीर जाफर, इनके बीच फिर युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। यहां से ये बक्सर का जो युद्ध होता है, ये निर्णायक युद्ध होता है। यहां से अंग्रेजों की स्थिति कहीं ना कहीं
मतलब और मजबूत हो जाती है, और यहां से ही फिर अंग्रेजों का निरंतर शासन की शुरुआत होती है। मतलब बोल सकते हैं कि निरंतर भारत के कई क्षेत्रों पर अधिकार करने की शुरुआत होती है, जिसको बारी बारी से हम समझेंगे। तो बक्सर का युद्ध होता है, तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन था। पहली चीज तो अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो और बंगाल का नवाब अंग्रेजों की तरफ से। दूसरी पक्ष में कौन कौन था, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था पहला, दूसरा कौन था, अवध का नवाब सिराजुद्दौला था, और तीसरा कौन था, बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम था। इनके बीच युद्ध हुआ। युद्ध में स्वाभाविक सी बात थी, अंग्रेज जीतते हैं, ये लोग हार जाते हैं, क्योंकि इनकी सेना इतनी मजबूत नहीं होती, इतनी बोल सकते हैं हम कुशल नहीं होती। और भाई अंग्रेजों की कुशल सेना होती है, आधुनिक हथियार होते हैं अंग्रेजों पे, तो जीत जाते हैं। अब यहां पर जब जीत जाते हैं 1764 में, लेकिन अब फिर संधि होगी। अब संधि कब हुई, यहां पर इंपोर्टेंट है, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। अब आप क्वेश्चन यहां गलत नहीं करेंगे। देखिए बक्सर का युद्ध हो रहा है 64 में और संधि हो रही है 65 में। क्यों, क्योंकि क्लाइव का इंतजार किया जाता है, क्लाइव को बुलाया जाता है। क्लाइव मास्टरमाइंड आदमी रहता है, दक्षिण में उसने नियंत्रण में काफी सहयोग किया था, और शुरुआत में जो बंगाल पर नियंत्रण था वो क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जब क्लाइव को बुलाया जाता तो 1 साल बाद संधि होती है इलाहाबाद की। और इलाहाबाद की संधि में पहले तो ये देखिए इलाहाबाद की संधि में होता कौन कौन है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। इलाहाबाद की संधि में जो अंग्रेजों की तरफ से था वो क्लाइव था। बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर। लेकिन इलाहाबाद की संधि में बंगाल का नवाब था नज्म-उद-दौला। क्यों, क्योंकि मीर जाफर की उस समय फिर मृत्यु हो जाती है और नज्म-उद-दौला बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय होते हैं और अवध में शुजा-उद-दौला। ठीक है, इस तरीके से इनके बीच संधि होती है। और मीर कासिम भी होगा, यहाँ लिख दें एक जगह। ठीक है, फिर संधि हो गई। अब संधि के बाद कुछ प्रावधान होते हैं, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है, मतलब वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं अंग्रेजों को। ठीक है, उसके बाद मुगल सम्राट को 26 लाख पेंशन देने का वादा किया जाता है। पहले तो अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मुगल सम्राट से लेते हैं, और मुगल सम्राट को 26 लाख पेंशन देने की बात होती है। लेकिन ये 26 लाख देगा कौन, तो ये देगा बंगाल का नवाब। और तीसरा, अवध से मित्रतापूर्ण संधि होती है कि अगर कभी कोई राज्य आप पर आक्रमण करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे, और अगर हमें आपकी सेना की जरूरत होगी तो आप हमें हमारी मदद करना। ये संधि टूटती है 1856 में। 1856 में आई थी, 1856 में डलहौजी के काल में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने नियंत्रण में जब डलहौजी करता है, तब ये संधि मतलब टूटती। अवध के साथ इनके संबंध टूटते हैं नहीं, अवध के साथ इनके मित्रतापूर्ण संबंध बने रहते हैं। तो इस तरीके से हमने बंगाल पर नियंत्रण का एक पक्ष देखा। अब क्लाइव यहां से द्वैध शासन की जो शुरुआत करता है उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ठीक है।